तो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर कम्युनिकेशन यूनिट। ये आप लोगों की जो कम्युनिकेशन यूनिट है उसका सिलेबस है। दिखने में ये बिल्कुल सा लगता है, देखने में कम्युनिकेशन है, इसके मीनिंग वगैरह टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स और मास मीडिया। तो 5 से 6 ही टॉपिक हैं जो इसके अंदर आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब बहुत सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी यूनिट, आप इसको नहीं बोल सकते। लेकिन अब इस यूनिट में जो दिक्कत है वो क्या है, इस यूनिट के अंदर जो प्रॉब्लम है अब वो प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो इस यूनिट के अंदर आपको कई बार काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिल जाती है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप टीचिंग बाकी यूनिट्स के बारे में बात करो तो इसमें ऐसी चीज़ें जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, वो इंग्लिश लिटरेचर की इतनी इन डेप्थ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वो चीज़ें इतनी इन डेप्थ पढ़ाई जाती हैं और वो आप लोगों को पेपर 1 में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो इस यूनिट को लेके कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है वो नहीं की जा सकती कि इस यूनिट में आप लोगों को सेम टू सेम डिटो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और अगर 6 क्वेश्चन आए तो आप 6 के 6 बना लोगे, ऐसा नहीं है। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आती हैं और वो उसका पता भी कुछ नहीं। एक तो ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि यार ये चीज़ें आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये पूछी जा सकती है, इसमें पता ही नहीं है। अब कौन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़े, कौन साइकोलॉजी को पढ़े, कौन फिलोसफी को पढ़े, तो वो उस केस में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सिलेबस के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो हम कवर करें और उसके साथ साथ जो PYQ में पूछी गई चीज़ें हैं हम उस पर भी थोड़ा फोकस करें। अदरवाइज इस यूनिट में आप लोगों को एक दो चीज़ें हमेशा ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को पेपर में थोड़ा सा शॉक और सरप्राइज कर सकती हैं। वो आप लोगों को थोड़ा सा शॉक भी देंगी, वो थोड़ा सा सरप्राइज भी करेंगी। तो इस वजह से इस यूनिट को लेके आप तैयार रहिए। इस यूनिट को लेके आप अपने दिमाग में इस चीज़ को फिक्स रखिए कि इसके अंदर चीज़ें हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, सिलेबस के अंदर नॉर्मल चीज़ें हैं वही लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों को जैसे कम्युनिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, क्या होती है, जहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या। पहले तो यही मालूम होना जरूरी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स को समझना। ठीक है, कि कम्युनिकेशन का असल में मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन की एक तो होती है डेफिनेशन, जो हम नॉर्मल एक किसी राइटर ने एक डेफिनेशन दे दी कि ये वाला कम्युनिकेशन होता है। लेकिन असल में कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कब खत्म होता है, कब शुरू होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए। वही आ जाता है कि मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं, और दूसरा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब मैं अगर एक कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी दो टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल वर्ड जिसको आप कम्युनिकेशन बोल देते हो, और एक वो वर्ड जिसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल देते हो। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम दोनों को समझेंगे, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि असल में कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आता है टाइप्स। अब टाइप्स से बेसिकली सवाल कैसा पूछा जाता है। टाइप्स जैसे कि काफ़ी तरीके की टाइप्स हैं। तो टाइप्स में आप लोगों को नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, टाइप्स के अंदर आप लोगों को एक एग्जांपल दी जाएगी,
और उस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के कुछ सवाल पूछा जाएगा। ये एग्जाम्पल दी हुई है भाई, ये बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ये सेम लेवल पे होने वाला कम्युनिकेशन है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन है। तो सारी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर उसमें से जो सवाल बनता है उसको बनाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ लोगे कि अच्छा इसके अंदर तो ये इस लेवल की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट दिस लेवल। अच्छा इसके अंदर कम्युनिकेशन ये वाला हो रहा है तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब इसका मीनिंग क्या है? जब हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्योंकि क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्लासरूम से बाहर भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी का मतलब क्या हुआ कि जब आप अपनी बात बोलते हो सामने वाला आपकी बात को सुनता है, सामने वाला अपनी बात बोलता है उसको आप सुनते हैं। टू वे का मतलब क्या होगा? जहां पर फीडबैक इंक्लूडेड है। जहां पर फीडबैक इंक्लूडेड है। फीडबैक इंक्लूडेड है, क्लियर है? देन आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये टाइप्स में ही आ जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जहां पर आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। वर्बल का मतलब जब आप अलग से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, और नॉन वर्बल का मतलब होता है विदाउट वर्ड्स। जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बिना वर्ड्स के, बिना शब्दों के जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हो। अब नॉर्मल अगर देखा जाए तो जितनी इंपॉर्टेंस वर्बल कम्युनिकेशन की होती है उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है। वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं। ठीक है, हमारी जो रियल लाइफ होती है, नॉर्मल डेली लाइफ में, वहाँ पर हम वर्बल से ज़्यादा, वहाँ पर हम वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वर्बल से ज़्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से उसको क्या, किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है। जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज हुआ, गेस्चर्स हुआ, पोस्चर हुआ। देन आता है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंटरकल्चर का मतलब क्या हुआ? जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, या इसको कई बार क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन।
क्रॉस कल्चर, कि दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, एक पंजाब के कल्चर से है, एक हरियाणा के कल्चर से है, तो वो जब आपस में बात करेंगे तो उस कल्चर को, उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन या इंटर कल्चर। इंटर का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब दो के लिए आप इंटर का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंट्रा वर्ड, इंट्रा इंट्रा नॉर्मली यूज किया जाता है एक बंदे के लिए। जब इंटर की बात की जाती है तो एक से ज्यादा, नॉर्मली 2 3 4 ऐसे करके क्या की जाती है, बात की जाती है, उसको बोला जाता है इंट्रा और इंटर। तो इंटर लिखा हुआ है मतलब एक से ज्यादा कल्चर के लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, एक और दो अलग अलग कल्चर के लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसको इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन का नाम दिया है। उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप जैसे क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा कम्युनिकेशन है, दैट इज बेसिक। क्या होता है, 5 10 20 25 लोग क्या कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप कम्युनिकेशन। और यहाँ पर कोई ग्रुप का ना कोई नंबर नहीं डिसाइड है। अब ये नहीं बोल सकते कि 15 लोग हैं तो ही ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप का मतलब है 5 7, जब एक उसको ग्रुप बोला जा सकता है। मतलब ग्रुप की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होती है, सिर्फ ये है कि जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं बातचीत करने, जहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए 2 4 5 लोग हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का या आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के बाद अल्टीमेटली आप लोगों ने टीचिंग में चले जाना है, और टीचिंग में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्लासरूम में बच्चों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। तो अगर आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पाओगे, अगर आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो वही बात आ जाती है कि आपने पढ़ाई तो किया लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस यूनिट की पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, क्लासरूम की सिचुएशंस आ जाएंगी, टीचिंग एड आ जाएगी, इंटरेक्शन आ जाएगी, क्वेश्चनिंग आ जाएगी, कोडिंग आ जाएगी, हर चीज जो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करने वाले, जो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करने वाले हो उसको आप क्या बोल देते हो, क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट बोल देते हो। देन आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देन आता है हमारे पास बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप संचार कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें बहुत स्मूथली होती जाए, जरूरी नहीं होता बहुत सारी चीजें कि सब चीजें एकदम से स्मूथली हो जाए। देयर मे बी चांसेस कि जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सही तरीके से ना हो। बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में, क्लासरूम में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते। इवन कि जब क्लास होती है कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लासरूम में स्टक हो जाता है। तो स्टक होने का मतलब क्या होगा कि वो जो स्टक हुआ, वो जो नेटवर्क है वो क्या है, वो भी आप लोगों का वो जो नेटवर्क रहता है वो भी आप लोगों का एक कम्युनिकेशन की एरर है, एरर बोल सकते हो या फिर बैरियर हो। तो ये तो सिर्फ एक तरीके का बैरियर है, बहुत तरीके के कम्युनिकेशन के बैरियर्स आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो नॉर्मली आप लोगों को कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बैरियर्स, काफ़ी तरीके के बैरियर्स हैं जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। यू मे सी अ नंबर ऑफ बैरियर्स।
नेक्स्ट आता है हमारे पास मास मीडिया एंड सोसाइटी। क्या आता है? मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया एंड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? जब हम कम्युनिकेशन में मास लेवल पे चले जाते हैं। मास लेवल का मतलब क्या होता है? जो आप एक मैसेज है आपका, उसको एक मीडिया के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। एक मीडियम रहता है और इस मीडियम के थ्रू आप लोगों तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हो। टीवी पे ऐड चला देते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल देते हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हो, तो वो एक सिंगल मैसेज जो आपने बनाया है, आपने अपलोड किया है किसी मीडिया का सहारा लेके, वो सिंगल मैसेज आपका कितने सारे लोगों तक पहुंचा। कितने सारे लोगों तक वो पहुंच जाता है, जनसंचार तक या कुछ बोलते, मतलब हाँ हिंदी में शायद जनसंचार। तो वो दैट इज मास मीडिया। और फिर वो जो मास मीडिया है या जो आप मीडियम का इस्तेमाल करते हो जो कम्युनिकेशन करने के लिए, उस मास कम्युनिकेशन का या उस मास मीडिया का आपकी सोसाइटी पे, जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप रह रहे हो, उस कल्चर पे उसका क्या असर होता है? ठीक है, उस कल्चर पे उसका क्या असर होता है? व्हाट इज द इफेक्ट? उस कल्चर का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, तो ये तो आप लोगों का ओवरऑल सिलेबस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे या बाकी चीजों के बारे में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। इस सिलेबस में तो नॉर्मल चीजें हैं। पहले थोड़ा सा भी बात करेंगे हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो पेपर के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। मैं तो ये बोलूंगा कि पेपर में 2 सवाल गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सनल लाइफ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपका पेपर में कम्युनिकेशन का सवाल गलत हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे तरीके से बना रखा है, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रखा है, तो फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना, कि जो क्लास में नंबर लिए और जो आपका पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी। ऐसा भी है कि आपने जेआरएफ तो क्लियर कर लिया बहुत अच्छे नंबर से, 80% नंबर ले लिए, उसके बाद क्लास में जब आप पढ़ाने के लिए गए तो आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको बच्चों से बात ही नहीं करनी आती, आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ही करना नहीं आता है, तो फिर वो जेआरएफ भी क्या करोगे बताओ? फिर उस जेआरएफ का क्या करोगे? कोई फायदा है उस जेआरएफ का? नहीं। तो ये एग्जाम है ना, ये एग्जाम आप लोगों को सिर्फ एलिजिबल बनाता है, कैपेबल नहीं बनाता। दोनों में फर्क है। जेआरएफ आपको एलिजिबल बनाता है सिर्फ, अब आप एलिजिबल हो गए हो टीचर बनने के लिए, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जेआरएफ क्रैक कर लिया तो आप कैपेबल भी हो गए हो, तो वो बिल्कुल एक इल्यूजन है। अब ये समझ सकते हो कैसे है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हमें इस एग्जाम को क्रैक करके एलिजिबल तो होना ही होना है, साथ ही साथ कैपेबल भी होना है। साथ ही
ही साथ कैपेबल भी होना। क्यों? रीजन क्या है? ये आप लोगों का एक एग्जाम है, आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेआरएफ क्रैक करने के बाद अगर आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि अपुनी भगवान है, तो बेटा तुमसे बेवकूफ कोई भी नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी नॉलेज को लेके अहंकार करता है, घमंड करता है, तो उसे एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं पता। अब ये समझ लीजिए कि जो बंदा रियल लाइफ में पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे एग्जाम पे एग्जाम क्लियर किया जा रहा है, जितने ज्यादा एग्जाम क्लियर करेगा उतना ज्यादा हम्बल होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप जितना ऊपर जाओगे ना, उतनी आपकी ईगो कम होनी चाहिए। लेकिन लोगों के साथ क्या है, लोग एक एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं, और हर एग्जाम के बाद उनकी ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है। उनकी ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है। वो इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पता नहीं क्या ही भगवान को नीचे उतार लिया। यूट्यूब पे जाके देखो, सब लोग अपनी डिग्री दिखा दिखा के कोर्स बेचते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सब अपनी डिग्री दिखा दिखा के कोर्स बेचते हैं कि मेरे पास इतनी डिग्री है। कोई अपनी टीचिंग के दम पे कोर्स बेचता ही नहीं है। आप मेरी क्लास में आए हो, मेरे 10वीं में कितने नंबर थे, मेरे 12वीं में कितने नंबर थे, मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं कौन से मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, मेरे को 2 टाइम की खाना मिलता था या नहीं मिलता था, मैं मोमबत्ती में पढ़ा हूँ या बल्लभ में पढ़ा हूँ, मैं पंखे के सामने पढ़ा हूँ या मैं एसी से पढ़ा हूँ, इससे आप लोगों का कोई भी लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। आपका किस चीज के साथ लेना देना? आपका इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ लेना देना है कि क्या मुझे पढ़ाना आता है, क्या आप लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूं। अगर आप मुझे मेरी टीचिंग से जज करो, दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ टीचर। यूट्यूब पे अपने गुणगान करने से, रोने से, बच्चों को इमोशनली बेवकूफ बनाने से आप कुछ देर के लिए तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकते। अगर आपको अब बच्चों को लाइफ टाइम के लिए अपने साथ जोड़ना है, तो आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर वो चाहे फ्री में दे रहे हो, चाहे पैसे लेके दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपसे सीखने के लिए तैयार बैठे, बोलते हैं ना कि नहीं नहीं कोर्सेज बहुत महंगे हैं, ये है। लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए के कोर्सेज भी खरीद रहे हैं, जिनसे उनको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो मैं इन सब बातों को बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। आई विश आप सभी इस एग्जाम को क्रैक करो, लेकिन उसके साथ साथ कैपेबल भी बनो। एलिजिबल तो हो गए, अगर कैपेबल नहीं बने तो क्लास में बेइज्जती हो, क्लास में जाके बेइज्जती। कैपेबल हो, एलिजिबल होने में टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एलिजिबल हो और कैपेबल होने में टाइम लग गया तो दिक्कत है। मैंने आप लोगों को जिस दिन टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास ली थी, आई होप कि लगभग 3 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि बेटा एक बोर्ड लेना और उस पर हर रोज कुछ ना कुछ लिखना, पढ़ाने की कोशिश करना। मैं पूछता नहीं हूँ दोबारा, देखो वो वॉलंटरली आप लोगों का एक्शन। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने शुरू किया, किसी ने 2 दिन किया होगा, किसी ने 4 दिन किया होगा। अब पता नहीं वो बोर्ड कहाँ है, मार्कर कहाँ है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप लोगों को एक तरीका बताना, एक गाइडेंस देना कि आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अब उसको इम्प्रूव करना ना करना वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। जिस बच्चे ने पिछले 2 महीने में मेहनत की होगी उसको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और जिसने नहीं की होगी है तो वो उसकी इच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे साथ क्या है, मेरे साथ आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक कनेक्शन है कि 4 महीने के 6 महीने के कोर्सेज के लिए आप मेरे को ज्वाइन किए हो, 4 महीने 6 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करूंगा,
अगले बैच में आप में से कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ नए बच्चे आ जाएंगे, तो हम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन उस जर्नी के दौरान जो चीजें आपको सीखनी है, क्या वो आप सीख रहे हो या नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। अब बात आती है कि कैपेबल कैसे हो या कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। चलो पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं और उसका मुझे आपने आंसर देना है कि आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक कि जो कम्युनिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बंदा है क्लास में जिसको लगता है कि नहीं सर, बिना कम्युनिकेशन के भी गुजारा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बात बन ही जाएगी। कोई है क्लास में जिसको लगता है कि नहीं नहीं सर, बिना कम्युनिकेशन के भी काम हो ही जाएगा। तो जैसे मास्लो की बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उस रोटी कपड़ा मकान के साथ कम्युनिकेशन भी लिखा हो तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। वो रोटी कपड़ा और मकान उसके साथ कम्युनिकेशन भी ऐड कर देता ना, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैसे? एक बच्चा है, 2 दिन का है, अभी उसको जन्म लिए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए। एक बच्चा है, वो सिर्फ 2 दिन का है, उसको कुछ नहीं पता ये दुनिया क्या है, कैसी है, कुछ नहीं पता। जस्ट उसने अभी वो दुनिया पे आया है। अब वो अपनी माँ के साथ बात करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ना तो वो बोल पाता है, ना कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के साथ बात करेगा। उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, रोएगा या नहीं रोएगा? दूध पीने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तो वो खुश होगा, वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। मतलब अभी नहीं भाग सकता लेकिन ही विल ट्राई। मतलब अंदर से एक आवाज आती है उसको क्या करने के लिए, एक्शंस करने के लिए। जब हम इस दुनिया में आते हैं और जब तक हम दुनिया से चले नहीं जाते, हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, कोई बंदा आपको बोले कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, 365 दिन के लिए आपको एक कमरे में रहना है, बाहर की दुनिया से एकदम अलग, ना आप अपने माँ बाप के साथ, दोस्त बहन भाई किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई टीवी नहीं है, बुक्स हैं, खाना मिलेगा, तो क्या 10 करोड़ के लिए आप 365 दिन रह लोगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रह लेंगे। नहीं होगा, यू कांट, आप नहीं रह सकते। कहने को तो जो मर्जी बोलो सर मैं रह लूंगा 10 करोड़ के लिए, नहीं बेटा, जिंदगी से ऊपर नहीं होते 10 करोड़, है ना? पागल ही हो जाओगे आप, जीने लायक ही नहीं रहोगे तो उस 10 करोड़ का क्या ही करोगे? जब आप जीने लायक ही नहीं रहोगे तो उस 10 करोड़ का क्या करोगे? सिंपल सी बात। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, क्यों हम घूमने जाते हैं, क्यों हम मूवीज देखते हैं, इस चीज की इंपॉर्टेंस लोगों को कब समझ आई? जब कोविड आया था। रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं। कोविड, आप लोगों ने देखा होगा, कोविड के टाइम पे 1-2 महीने के लिए जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को घरों में कैद कर दिया गया एक तरीके से। तब लोगों ने अपनी लाइफ में ली हुई सारी चीजों को जो फॉर ग्रांटेड लिया था, तब लोगों को समझ आया कि क्यों पड़ोसी जरूरी हैं, क्यों दोस्त जरूरी हैं, क्यों अपने पेरेंट्स के साथ, क्यों अपने माँ बाप के साथ समय गुजारना जरूरी है, क्यों।
ये सारी चीजें तब जाके लोगों को समझ आए। तो आप इस बात के साथ बिल्कुल रिलेट करते हो, या आप इस बात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अगर आपने सुनी है तो बीच में बोलना मत, और अगर नहीं सुनी है तो शांति से सुनिएगा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्किल इफेक्टिव लिसनिंग है। वो तो हर रोज 8 बजे मुंह उठा के आ जाते हैं, क्योंकि काम धंधा को कुछ है नहीं है, उसको गाली देगा, उससे गाली खाएगा, बस बात करना है। उसे 1 घंटे के 5-7-10 हज़ार रुपये बच जाएंगे। बात इफेक्टिव लिसनिंग या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। टीचिंग में आने से पहले मैंने 2 अलग अलग जॉब की थी। जो मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब थी वो थी एक MNC में, भी शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्सेंचर। तो मैंने वहां पर 2 महीने के लिए जॉब की थी बेंगलोर में, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि अभी M.Com कंप्लीट हुई थी और ये था कि कोई जॉब चाहिए, लेकिन वो जॉब मुझे जमी नहीं, तो मैंने उस जॉब को 2 महीने के बाद छोड़ दिया। देन मुझे नेक्स्ट जॉब मिलती है, दैट इज सीनियर ट्रेनर की जॉब मिलती है स्नैपडील कंपनी। स्नैपडील कंपनी में सीनियर ट्रेनर की। और वहां पर मेरा काम क्या था, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहां पर स्नैपडील के जो कस्टमर केयर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, CCSR बोलते हैं जिसको, उन CCR को ट्रेंड करना कि कॉल्स को कैसे अटेंड किया जाता है। सामने से कोई अगर ये बोलता है तो आपको क्या जवाब देना है, सामने से अगर कोई बंदा आपको गाली दे रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मतलब ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी, ताकि क्योंकि कंप्लेंट आती थी स्नैपडील में, किसी का ऑर्डर रह गया, किसी का ये हो गया, फलाना। देखा आपने हर जगह पे कस्टमर केयर पे जो लोग बैठते हैं ना, तो बेसिकली उनको गाइड करना होता था, उनको अलग अलग सिनेरियो हम समझाते थे कि अच्छा अगर आपको किसी ने ये बोल दिया तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये कर दिया तो कैसे हैंडल करना है। क्योंकि नॉर्मली आप कस्टमर केयर वाले लोगों को बिल्कुल लाइटली नहीं देते, बहुत सारे लोग गालियां दे देते हैं, पहले शायद हम भी दे देते थे, लेकिन जब मैंने इस जॉब में जाके देखा तब से लेके आज तक मैं हमेशा इनके साथ अच्छे से ही बात करता हूँ, क्योंकि वो भी बेचारे मजबूर हैं, उनको कोई शौक नहीं आपसे गाली खाने का, सिर्फ वो अपना घर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको गालियां खानी पड़ती हैं, जबकि उनके पीछे उनका कोई कसूर नहीं। ठीक है। तो जब हम पहली क्लास लेते थे, अपने नए रिक्रूटीज होते थे, तो हम पहली क्लास में उनको ये क्वेश्चन पूछते थे कि आप बताइए कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हर बंदा अपना अपना तर्क, अपना अपना व्यू पॉइंट बताता है। अच्छा मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है नहीं कम्युनिकेशन तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपने अपने हिसाब से बताता है। तो उनको एक कहानी सुनाई जाती है। कहानी क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, शेर, चीता, हाथी, भालू, गधा, बंदर, सारे जानवर हैं वो अच्छे तरीके से रहते थे। और आपको पता है कि जंगल का राजा क्या होता है, शेर। और शेर है वो आप लोगों को पता है कि शिकार करता है। तो उस जंगल में भी शेर शिकार करता था, हर दिन वो शिकार पे निकलता था और किसी न किसी जानवर को मार के खा जाता था। मतलब कोई जानवर सुबह उठा है और
जंगल में घूम रहा है तो उसे नहीं पता सुबह उठते ही कि आज मेरा आखिरी दिन है या मैं आज का दिन जीऊंगा, क्योंकि किसका सामना शेर के साथ हो जाए किसी को नहीं पता। तो कभी बेचारा, कभी हिरन है वो मर जाता था, कभी घोड़ा है वो मर जाता था, कभी बंदर है वो मर जाता था। तो हर रोज ऐसे कोई ना कोई मरता रहता। तो एक दिन सब जानवरों ने इकट्ठे होकर एक मीटिंग बुलाई और ये बोला कि यार देखो, ऐसे तो हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि आज किसका आखिरी दिन है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, पता तो है कि हर किसी ने मर जाना है, तो चलो हम एक प्रपोजल लेके चलते हैं। किसके पास? शेर के पास। प्रपोजल ये है कि हम हर रोज शेर को एक शिकार खुद ही दे देंगे, वॉलंटरली एक लिस्ट बना लेंगे कि कब कौन मरेगा, ताकि बाकी जानवरों को पता हो कि आज भाई उसकी बारी है, तो आज मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मैं आज का दिन अच्छे से जीऊंगा। तो ये प्रपोजल लेके सारे जानवर इकट्ठे होकर शेर की गुफा के पास चले गए और उन्होंने शेर के सामने अपने प्रपोजल रख दिया कि देखो शेर महाराज, आपको भी हर रोज शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर रोज शिकार चल के आपके पास आएगा, बस आप उससे अपना पेट भरो ताकि बाकी जानवर हैं वो चैन से जिए। शेर बोला और मेरे को क्या चाहिए, मैं तो हर रोज जाता हूँ किसी न किसी मारने, इतना दौड़ भाग भी चढ़ जाता है, कई बार चोट भी लग जाती है। तो शेर बोला मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है ये, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बोला शेर ने तो बोल दिया, अप्रूवल दे दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कल से ऐसे ही होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, शेर को लिस्ट दे दी और उसमें सब जानवरों के नाम लिखे हुए अगले 1 महीने के लिए। तो पहले दिन एक घोड़े की बारी आ गई। अब ऑब्वियसली बात है, घोड़ा गया शेर की गुफा में, शेर ने घोड़े को खा लिया। दूसरे दिन एक हिरन की बारी आती है, हिरन जाता है शेर के पास, शेर हिरन को खा जाता है और बात खत्म हो जाती है। तीसरे दिन एक बंदर की बारी आती है, तो बंदर चला जाता है। फिर लोमड़ी की बारी आती है। तो ऐसे करके सबकी बारी आती रहती है। एक दिन एक चुटकू से रैबिट की बारी आ जाती है, खरगोश की। बिल्कुल छोटा सा होता है वो, तो ऑब्वियसली बात है जंगल में छोटा बड़ा का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब उसकी बारी थी, तो वो अपनी बारी के लिए गया शेर की गुफा में, बिल्कुल छोटा सा था। तो जैसे ही शेर उस पे झपटा, उसको खाने लगा, तो रैबिट ने ऐसे हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे खा लेना। शेर बोला अच्छा, शेर को तरस आ गया, बोला अच्छा चल कोई बात। बोला बता। तो शेर आराम से बैठ गया, रैबिट भी आराम से बैठ गया। तो रैबिट उसको बोला देखो सर, आप तो जंगल के राजा हो, कोई आपके सामने नहीं टिकता, कोई आपकी बात को नहीं टालता, आप तो सबके, मतलब समझ रहे ना, उसकी बटरिंग करनी उसने शुरू कर दी। तो शेर पहले ही फूला हुआ था, तो वो थोड़ा सा और फूलना शुरू हो गया। तो शेर को लगा अच्छा यार, पहली बार कोई मेरे मुंह पे मेरी इतनी इज्जत कर रहा है। तो ऐसे उसने बोला, उसको एकदम से उसकी तारीफों के पुल बना दिए, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। और फिर वो बोला कि देखो आज मेरी बारी थी, तो मैं अपनी बारी देने के लिए आया, मुझे पता है कि आप आज मुझे खाने वाले हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात सुनना चाहता हूँ। बोला क्या? बोला देखो जंगल के राजा हो, इतने बड़े हो, आप इतनी कौन है, आप घोड़ों को खाते हो, वो इतना बड़ा घोड़ा होता है, आप हाथियों को खाते हो, तब जाके आपकी भूख मिटती है। मैं तो इतना सा हूं, आप मेरे को खाओगे तो ना तो आपकी भूख ही मिटेगी, कल तक आप भूखे रहोगे, कल कोई नया जानवर आएगा तब जाके आपकी भूख मिटेगी।
तो अगर आप मुझे छोड़ ही दो तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। शेर को तरस आ गया, शेर ने बोला बात तो सही है, मैं इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो शेर ने बोला जा, तेरी जान बख्श, चला जा। अब दौड़ते उस प्रॉपर कम्युनिकेशन की हेल्प से सही किया जा सकता है। तो हम वहां पर भी वही सिखाते थे कि वो आपको जो मर्जी बोलते रहे, आप उनको और बात करते रहो, आप और बात करते रहो और बात, क्योंकि जब तक जितनी बात करोगे उतनी बातें निकलती जाएंगी, और जिस बात में सामने वाला बंदा एग्री कर गया वहां पर समझ लो आप जीत गए। अब पहले के जो जानवर जा रहे थे वो जाते थे और बिना कोई एफर्ट किए क्या कर देते थे, सरेंडर कर देते थे। सरेंडर कर देते थे। किसी ने शेर से बात करने की कोशिश ही नहीं। अगर कोई शेर से बात करने की कोशिश करता तो शायद किसी और की जान बच जाती, लेकिन पहली बार उस खरगोश ने जाके, है ना, पहली बार उस खरगोश ने जाके शेर से बात की, शेर को समझाने की कोशिश की, और उस कम्युनिकेशन की हेल्प से उसने अपनी जान बचा। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में समझाती है। अब ये आपके पेपर में तो नहीं आएगी, ऑब्वियसली बात है ना, मैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में जो आएगा वो तो आप पढ़ के कैसे भी लिख के पास हो जाओ, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप लोगों की बुक में नहीं, जो आप लोगों की बुक में नहीं, जो आपको शायद कोई और बताएगा नहीं। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, सारी लड़ाइयां बातचीत की हेल्प से खत्म हुई। आज तक कोई जंग के मैदान में तलवारों से, तोपों से शांति बहाल नहीं कर पाया। जब भी शांति की बात होती है वो हमेशा बातचीत से होती है। दैट मीन्स कि हमारी पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को मालूम है। आप किसी को पसंद करते हो लेकिन बोलते नहीं हो, फिर उसी के बच्चे आपको मामू मामू बोलते हैं। इससे अच्छा था एक बार हिम्मत करके जाके बोल देते, क्या पता बात बन जाती। लेकिन वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, वो जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, जो अपने बात नहीं बता पाए, उसकी वजह से आज पछता रहे। समझ रहे हो ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही कर देगा या मना ही कर देगी, उससे ऊपर थोड़ी कुछ होगा। इतना ही हो सकता है ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन ही मिल जाएगी ना, लेकिन आपके दिल में एक तसल्ली रहेगी कि यार मैंने अपने दिल की बात बोल दी, मैंने कम्युनिकेशन किया। उसके बाद देखो मिल तो आपको पहले भी कुछ नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कि आपको ना बोलने से कोई बहुत तसल्ली मिल रही है। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप किसी के साथ बात करोगे तभी आप सामने वाले को समझ पाओगे या सामने वाले को समझा पाओगे।
लड़कियां बुआ भी बन जाती हैं। देखो मैंने इसके बारे में तो आज पहली बार सुना है, मामू वाला डायलॉग तो मैंने बहुत बार सुना है, बुआ वाला पहले सुना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर लड़कियां जाके पहल करेंगी तो कोई उनको मना करेगा, या मतलब क्या, मेरे को नहीं पता। पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन is something that you need to understand. You can't just read this unit, आप इस यूनिट को पढ़ लिया, सर टाइप पता है, ये वो है, फलाना टिमकाना, पेपर में सर 6 सवाल आए थे, मैंने 6 के 6 सवाल अच्छे से कर दिए। लेकिन जब मुझे क्लास में जाके कम्युनिकेशन करना पड़ा